नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी की। सीएम धामी ने एक कड़ा और सख्त निर्णय लेते हुए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन एक नया बोर्ड का गठन भी कर दिया और वो है माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड, अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड का गठन कर दिया। तो मौजूदा जो शिक्षा नीति है जिसमें मदरसे काम कर रहे हैं वो 1 जुलाई 2026 तक है। 1 जुलाई 2026 के बाद माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड से या हम कहें कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग से इन मदरसों को मान्यता लेनी पड़ेगी, उन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो एक तरीके से अच्छा कदम, सराहनीय कदम उस दिशा की तरफ जिसकी हम बात करते हैं कि जब यूसीसी का आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, तो उत्तराखंड वो पहला राज्य है जिसने इस दिशा में पहला कदम उठाया। और अब दूसरा आता है वन एजुकेशन पॉलिसी। सवाल है, सवालों का भी हम आकलन करेंगे, उनका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यह संभव है या नहीं है। लेकिन एक बात जो साफ तौर से नजर आती है वो ये नजर आती है कि ये जो दौर है, ये दौर मंथन का दौर चल रहा है। जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन क्यों हुआ और आज के संदर्भ में समुद्र मंथन का महत्व क्या है, तो उस स्थिति में हम देखते हैं तो सबसे पहले जिस तरीके से जहर निकल कर आया, हलाहल, उसके बाद कामधेनु, उसके बाद में उच्छ्वय जो है वो अश्व निकल कर आया। तो इस कड़ी में अगर आप देखोगे तो ये भारतवर्ष में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मंथन का दौर चल रहा है। पूरे तरीके से नहीं, लेकिन उस दिशा में एक काम करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और यह प्रयास क्यों किया जा रहा है, इसमें बाधाएं क्या है और वो कौन से सवाल है जिनको भी हमें समझना जरूरी है। क्योंकि इस फैसले के बाद में कांग्रेस पार्टी यथावत पुष्कर धामी के ऊपर जो है वो हमलावर है। क्यों हमलावर है? क्योंकि उनका एक 1947 के बाद में प्रॉपर एक वोट बैंक है और उसको उस प्रॉपर वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर चाहे हम मदरसा की बात करें, मिशनरी स्कूल की बात करें या कॉन्वेंट स्कूल की बात करें, ये चलन में आए क्यों, इनको किस तरीके से जो है वो लाया गया और इनका मकसद क्या था। तो अगर आप इनके मकसद की बात करोगे तो आज हम जिस कॉन्वेंट, मिशनरी स्कूल और जिनकी बात करते हैं तो वो आते हैं लॉर्ड मेकाले के एजुकेशन सिस्टम में। और लॉर्ड मेकाले को भारत का मॉडर्न शिक्षा का फादर कहा जाता है। तो ये एक पूरा जिसको हम कहें कि सुनियोजित प्रयास था भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुल, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन उस दिशा में फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बीच में आ जाती है और फिर उसके बाद में एक के बाद एक इस तरीके के फैसले लाए जाते हैं जिससे यह सारा मामला जो शिक्षा का है वो धार्मिक तूल पकड़ लेता है। तो अब जब हम बात करते हैं तो पहला सवाल यह होता है कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का गठन करने के लिए एक तरीके से स्टेप तो ले लिया, लेकिन सवाल वही आ जाता है कि माइनॉरिटी है कौन। तो जब माइनॉरिटी की बात आती है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर एक टिप्पणी की थी कि भारत के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। तो फिर सवाल यह है कि संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है। तो जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो संविधान में किसी धर्म या मजहब को लेकर कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह अल्पसंख्यक है। कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ कि जिसकी जनसंख्या जो है वो 1%, 2% होगी कि 5% होगी, तो यही जो है वो अल्पसंख्यक होंगे। एक तरीके से जबरदस्ती जो है वो थोप दिया गया कि मुसलमान जो है वो ही अल्पसंख्यक है, इसके अलावा कोई अल्पसंख्यक है ही नहीं। लेकिन कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई, क्योंकि अगर आप आबादी के हिसाब से आज के संदर्भ में देखते हैं तो मुसलमानों की आबादी में जिस तेजी से ग्राफ बढ़ा है, आप देखिए
जैन, बौद्ध और सिख, तो माइनॉरिटी में फिर कौन है? तो यहां पर यह एक बड़ा सवाल था, और इस सवाल के जब जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इसमें जो है वो बाधा क्या है, क्योंकि सवाल के जवाब में एक बैरियर आ जाता है, और यह बैरियर लगाया किसने था? 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार की तरफ से एक कमीशन लेकर आए, माइनॉरिटी कमीशन, और 1993 में एक तरीके से जो है वो ये जोड़ दिया गया कि मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक है, बस ये कह दिया गया, और उसको पूरी देश की जनता ने मान लिया, और ये लगातार जो है वो हमारे ऊपर थोप दिया गया, तो घोषित कर दिया, जबकि इसका संविधान में लिखा नहीं गया, ये सिर्फ घोषित हो गया। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे, क्योंकि जब मैं बाधा की बात करता हूं इस सवाल के जवाब में, तो बाधा यह है कि पुष्कर धामी ने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन क्या केंद्र सरकार के पारित किसी संशोधन अधिनियम को या बिल को या किसी कानून को राज्य सरकार मानने से इनकार कर सकती है? तो इसका जवाब यह होगा, संविधान के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि संसद से पारित कानून सर्वमान्य होगा, यह संविधान का प्रावधान है। तो यह पहला बैरियर है पुष्कर सिंह धामी के लिए, और यह एक बड़ी चुनौती भी है। उसके बाद में दूसरा जो बैरियर आता है वो आता है 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्योंकि जब हम समान शिक्षा की बात करते हैं, और समान शिक्षा की बात क्यों जरूरी है, क्योंकि जब देश आजाद हो गया, मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, तो यहां पर मदरसों के लिए, मिशनरी स्कूल के लिए अलग व्यवस्था, अलग कानून क्यों? और इस कानून के जब हम तय में जाते हैं, तो जब बंटवारा हुआ, एक धर्म विशेष के लोगों को एक पूरा देश दे दिया गया अलग करके, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हिंदुओं के कुछ मंदिर, या फिर हम कहें कि सिख धर्म से जुड़े हुए गुरुद्वारे, जिसमें से ननकाना साहिब और करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब, हिंगलाज माता का मंदिर जो हिंदुओं के लिए, 4 से 5 कुछ ऐसे प्लेसेस थे जो मुस्लिम धर्म के बजाय जो है वो दूसरे धर्म से संबंधित थे। तो पाकिस्तान की सरकार ने किसी बोर्ड का गठन नहीं किया, उन्होंने जो है वो सरकार के नियंत्रण में वो चीजें ले ली। लेकिन इसके उलट भारत में आप देखिए, इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया। अब सोचकर देखिए, और वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे उसको पावर देते गए वोट बैंक के चक्कर में, और उसको इतनी पावर दे दी गई कि आज की स्थिति में लगभग जो है वो 10 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसके ऊपर वक्फ जो है वो अपना हक जता चुका है। तो उस हिसाब से फिर पाकिस्तान की जो संपत्ति है वो किसकी होनी चाहिए? तो समस्या कांग्रेस पार्टी ही आती है। और जब हम आरटीई एक्ट की बात करते हैं, तो आरटीई एक्ट में क्यों जो है वो हिंदू शैक्षणिक संस्थानों को ही रखा गया, मदरसों को और मिशनरी स्कूल को बाहर क्यों रखा गया? उसका एक जीता जागता उदाहरण 25% का आरक्षण, 25%। हिंदू शैक्षणिक जो संस्थान है, जो हिंदू धर्म से संबंधित है, उनके लिए एक अलग कानून बनाया गया, मदरसों को उस कानून से बाहर रखा गया, मिशनरीज स्कूलों को उन कानून से बाहर रखा गया। हिंदू जो शिक्षण संस्थान या उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ऑडिट का अलग प्रावधान रखा गया, उनके लिए अलग प्रावधान रखा गया। इनके लिए सिक्योरिटी राशि अलग रखी गई, उनको सिक्योरिटी राशि जो है वो अलग रखी गई। इनके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया, जबकि उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान दिया गया। हिंदू जो मंदिर थे उनको सरकारी नियंत्रण में रखा गया, लेकिन मदरसों को, मस्जिदों को, चर्च को, इनको जो है वो इससे बाहर रखा गया। क्यों रखा गया? आप खुद सोचकर देखिए। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि अगर कोई हिंदू धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति स्कूल खोलता है, तो 25% सीटें उसको अल्पसंख्यकों के लिए फ्री करनी पड़ती है, तो उसको वसूल करनी है अपनी फीस, अपने खर्चे 75% से। तो स्कूलों में शिक्षा जो है वो महंगी हो गई, और उधर ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, इसलिए वहां पर स्कूलों की फीस जो है वो कम हो गई। और हुआ क्या? लालच दिया गया, आर्थिक सहायता का लालच दिया गया।
मिशनरीज स्कूल ये कहते हैं कि आप बैप्टिज्म लो, आप जो है वो कन्वर्ट हो जाओ, हम आपके बच्चों को जो है वो बहुत कम पैसे में जो है वो पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो वहां पे वो स्कूल चल रहे हैं और यहां पर बंद होने के कगार पर आ गए। जहां मदरसों और चर्च मिशनरीज स्कूल की बात करते हैं, तो सिंधुओं के जो स्कूल थे उनमें एक क्वालिफिकेशन, एक योग्यता निर्धारित की गई कि आपको जो है वो ये योग्यता होनी चाहिए और ये आपको एक टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। लेकिन चर्च और मदरसों को उससे बाहर रखा गया, जिसको अब जो है, जिस दायरे की बात कर रहे हैं सीएम पुष्कर धामी, कि अब उनको भी जो है वो उस दायरे में आना चाहिए, उनके लिए भी जो है वो योग्यता का निर्धारण करना चाहिए। लेकिन चूंकि बाध्यता यह है, क्योंकि केंद्र सरकार का, अब कुछ लोग जो है वो याचिका लेकर जाएंगे और याचिका लेकर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार जो है वो पक्षपात हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम उसकी भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आरटीआई एक्ट की बात करते हैं। और आरटीआई एक्ट में अगर आप देखोगे तो 2012 में राहुल गांधी के कहने पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, चाहे वो जो है वो जमात उलमा हिंद हो या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड, कि मदरसों को जो है वो आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखा जाए, सरकार ने उनको बाहर कर दिया। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच्चाई है। आप जो है वो इतिहास निकाल कर देखिए, इससे पहले वीडियो में भी हमने बात की है इसी तरीके की, लेकिन चूंकि ये एक अलग जो है वो, जिसको हम कहें कि कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा है, एक अलग डिसीजन है, तो यह बाध्यता है कि अब पुष्कर सिंह धामी जो है इस चुनौती को पार पा सकते हैं क्या। तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो ये करके देख रहे हैं, ये एक मंथन का हिस्सा है कि इससे क्या निकल कर आता है, क्योंकि उसके बाद अगली जो जिम्मेवारी है, अगला जो स्टेप है, वो केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। तो क्या केंद्र सरकार जो आरटीआई एक्ट है, क्या उसमें संशोधन करेगी? अगर उसमें संशोधन करती है तो फिर पुष्कर सिंह धामी, जिसको आज जो है वो कुछ बुद्धिजीवी लोग कह सकते हैं कि एंटी जो है वो, जिसको मुस्लिम छवि, प्रो हिंदू छवि जो है वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप इसके डेप्थ तक जाओगे तो आकलन यह कहता है कि यह एक जो है वो शुरुआत है कुछ बदलाव लाने की, और उस दिशा में एक प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि इस देश में इसी बहाने से मदर टेरेसा, उनको भगवान बना दिया गया, जबकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्मांतरण का किस तरीके से खेल खेला, वो पूरी दुनिया और पूरा इतिहास जो है वो भरा पड़ा है। तो यहां पर मामले जो है वो बड़े जो है वो साफ तौर से दिखाई देते हैं। तो अब मदरसा बोर्ड खत्म हो गया लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई, और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, तो इससे भी बड़ी चुनौती अभी, क्योंकि सीबीएसई का अपना पाठ्यक्रम है, आईसीएसई का अपना पाठ्यक्रम है और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का अपना पाठ्यक्रम है। तो सीबीएसई अपने हिसाब से जो है वो बदलाव करती है, आईसीएसई जो है वो अपने हिसाब से चलती है। तो क्या इन सबको या सभी बोर्ड को एक साथ लाया जा सकता है? यह भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह गेंद जो है वो फिर केंद्र सरकार के पाले में है। तो पुष्कर सिंह धामी का इस पूरे आकलन का एक ही चीज निकल कर आती है कि सही कदम है, एक नई दिशा की तरफ कदम है, चुनौतियां बहुत है, लेकिन प्रयास है, मंथन जारी है, कुछ ना कुछ जो है वो जरूर निकल कर आएगा, जिस दिशा में आगे जो है वो काम किया जा सकता है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।